ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। ताल ठोके में जो आज डिबेट है उसका विषय क्या है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी और संघ का फोबिया हो गया है। सत्ताधारी पार्टी ने राहुल पर मुद्दों से भागने और बेवजह विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने संघ पर देश का इतिहास और देश की संस्कृति बदलने का आरोप लगाया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि छात्रों पर हो रही राजनीति के बीच राहुल की संघ पर आक्रामकता को समझना जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि आखिर राहुल लगातार संघ को टारगेट क्यों कर रहे हैं, और इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर में तथ्य किसके साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल है कि राहुल ने यह क्यों कहा कि सत्ताधारी खेमा देश के इतिहास और संस्कृति को बदलना चाहता है। सैनिक स्कूलों को लेकर राहुल ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसके दस्तावेजी सबूत देंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई में संसद का जो वक्त बर्बाद हो रहा है उसकी चिंता कौन करेगा, और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। The thinking of the Prime Minister and behind the thinking of his colleagues and particularly the RSS is a very dangerous and caustic idea. बार बार राहुल गांधी जी लोकतंत्र के संस्कारों की अवहेलना करते हुए इस संगठन पर आरोप प्रत्यारोप किसी न प्रकार का आघात जरूर करते हैं। राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया है। जहरीली सोच तो वो है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। राहुल गांधी या कांग्रेस या उनके परिवार को आरएसएस का आज से नहीं, पुराना फोबिया है। ये देश गांधी के बताए रास्ते से चलेगा, गोडसे के बताए रास्ते से नहीं चलेगा। अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे राहुल गांधी। ऐसा बयान करोड़ों स्वयं सेवकों के भावनाओं को आहत करता है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता शांति त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अनमोल पवार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, NSUI के लीडर हैं। थोड़ी देर में हर्ष अत्री भी ABVP के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल यंग पर्सन हु हैज डन दिस. You have done nothing wrong. And the question of
accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence. They were not being aggressive. They were not being nasty. They were beaten. They were assaulted. They are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट a education system that works. We want exam leaks to stop, and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. So would you like to say a word? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर. मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था. बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था. प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव. पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है. ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है. और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ. सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं. 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था. आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है. ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं. मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं. एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें. थैंक यू. एक सेकंड. हेलो, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ. इनको पेलेट गन इंजरी हुई थी. ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पेलेट गन यूज नहीं की गई. ये आपको थोड़ा बताएंगे. मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ. और प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया. और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है. बस मुझे ये पता है. पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर. मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ. मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ. लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे. इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे. देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहनाज. पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या. मैंने कहा फरहनाज. इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं. तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं. तो ये इन्होंने हमारे साथ किया. उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे. तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे. हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. मेरा नाम भरत बानाइत है. मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था.
उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाकया हमने देखा और अभी तक जिंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और ये मेरे जिंदगी का ब्लैक डे था और ये जिंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सर ने मेरी शर्मा है और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, इवन देन यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट मेक्स यू स्टैंडिंग हियर? नो, बट आई वांट टू से समथिंग एल्स, या, व्हिच इज इवन मोर पावरफुल, यस, दैट there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you standing here? They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन? मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no, last thing I want to say. 1 second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I'm very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they're feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for his protection. नवीन जी, अभी आपने देखा छात्रों के साथ राहुल गांधी, ये मतलब एक तो आरएसएस
शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, उस पर कब्जा करके शिक्षण संस्थानों को एक साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि सारे छात्र छात्राएं युवा हमारे। मैं आपको एक बात बताता हूं। कल मोहन भागवत क्यों नहीं खड़े हुए इनकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ना 57 साल का युवा कर रहे हैं, जैन अल्फा के साथ आरएसएस वाले इन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। नवीन जिंदल से जो माफी मांगने वाले, मैं माफी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं माफी राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। जी ये सवाल पूछिए, 57 साल का युवा राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोलने पर कोर्ट के अंदर जाकर के माफी मांगी और माफी भी ऐसे वैसे नहीं मांगी, कान पकड़कर नाक रगड़कर राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े मोहन भागवत इन बच्चों के साथ? माफी मांग चुका। क्यों नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांग रहे इन बच्चों से? देश में क्यों अमित शाह माफी नहीं मांग रहे इन बच्चों से? क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में आके जवाब नहीं देते? ये बताइए। आरएसएस के तलवे मत चाटिए, मोदी के तलवे मत चाटिए, बीजेपी के तलवे मत चाटिए। इन बच्चों की बात करिए, नवीन जी बच्चों की बात करिए। आरएसएस के तलवे चाटने से कुछ नहीं होगा। आरएसएस को नकार दिया इस देश के युवा ने। एक सेकंड, मेरे साथ दो युवा, हमारे साथ दो युवा छात्र नेता हमारे साथ जुड़े। जल्दी से उनकी आवाज सुननी जरूरी है। हमने बहुत बहस कर ली है। प्लीज हर्ष अत्री को और साथ ही हमारे साथ अखिलेश यादव है, इन दोनों को साथ साथ रखिएगा। मैं सबसे पहले एक सेकंड मैं हर्ष अत्री जी, आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी, आप बोलते रहिए। दो छात्र, एक सेकंड, दो युवाओं की बात हो रही है ना। एक सेकंड, दो युवा, अरे सर एक सेकंड, युवाओं की बात हो रही है ना, जरा युवा को भी मौका दे दीजिए। एक सेकंड सर, आपके सामने स्क्रीन पर कौन है? एबीवीपी, एनएसयूआई। अरे कल के भविष्य के नेता होंगे, सीएम होंगे, पीएम होंगे, कोई नहीं जानता। जरा इनसे बात कर लेते हैं। हर्ष अत्री जी एक सेकंड प्लीज, ये देखिए युवा की बात करेंगे, बोलने का मौका नहीं दे रहा, युवा की बात करेंगे। लीजिए, ये लीजिए। हर्ष अत्री को और अखिलेश यादव को, दोनों को स्क्रीन पर बनाए रखिए। पीसीआर प्लीज, मैं कह रहा हूं हर्ष अत्री जी, एक सेकंड सर प्लीज, सर एक सेकंड। मैं हर्ष अत्री जी, मेरी आवाज, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच पा रहा है। 57 साल का बुढ़ा व्यक्ति है। क्यों नहीं आ रहा? आप नहीं है स्क्रीन पर ना, ये भी है। ये दो कौन है स्क्रीन पर, पहले उनको तो देख लीजिए। अरे दो कौन है स्क्रीन पर, देख तो लीजिए। अरे साहब अरे पानी रखा हुआ, पानी पी लीजिए। अरे पहले पानी पी लीजिए। एक सेकंड। अखिलेश यादव, अरे सर आवाज, दो युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। अरे आप चलिए, आप भी युवा, चलिए एक सेकंड। मैं हर्ष अत्री जी, मेरे सर एक सेकंड, सवाल जाने दीजिए ना सर, प्लीज सर एक सेकंड। ईशान त्यागी जी मौका देंगे तब न बोलेंगे। अरे सर एक सेकंड, देख रहे हैं, युवाओं की बात करेंगे। मैं हर्ष अत्री जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो बड़ा आरोप है, और आज का नहीं, बहुत पुराना आरोप है कि साहब आरएसएस सभी शिक्षण संस्थाओं में कब्जा करके सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति जो आरएसएस से जुड़े हैं, ये एक विचारधारा थोप रही है, इतिहास को मिटाने की, बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में कॉलेजों में, स्कूलों में ऐसा हो रहा है? हर्ष अत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी इस डिबेट में जोड़ने के लिए, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पैनलिस्ट अभी तक आपके बार बार आग्रह करने पर भी चुप नहीं हो रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का जो विषय है उस पर स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जो विद्या भारती है, विद्या भारती एक ऐसा संगठन है जो उन हजारों संगठनों में से है जो संघ से प्रेरणा लेकर समाज के बीच में काम कर रहे हैं। विद्या भारती जो है वो 26,000 से अधिक स्कूल जो है वो भारत में चला रहा है, और 26,000 स्कूलों में 36 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है ऑलरेडी उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और 70 दशकों से, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं, 7 दशकों से 74 वर्षों से विद्या भारती जो है वो बिना सरकारी अनुदान के पूरा सामाजिक मॉडल पे आधारित जो विद्यालय है उनको चला रहा है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पे आती है कि राहुल गांधी जी को ये समझने की आवश्यकता है कि आरएसएस के संगठनों को शिक्षा चलाने के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता को देश चलाने के लिए जनता ने दिया है। मोदी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उनको चलाने के लिए अगर देश जनता ने दिया है तो उस जनादेश का स्वीकार
और उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, नाउ व्हेन आई विल कम टू द अलॉटमेंट ऑफ दी स्कूल, जो सैनिक स्कूल जिनकी हम बात कर रहे हैं, 86 में से सिर्फ 13 और 14 ऐसे विद्यालय हैं जो विद्या भारती को दिए गए हैं, और उसमें भी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी विद्या भारती तय नहीं करेगा, उसमें जो पढ़ाया जाना है वो विद्या भारती तय नहीं करेगा। विद्या भारती केवल वहां पे संसाधन और व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, और समाज के किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो समाज के एक सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं, उनका पक्ष भी ले लेता हूं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। ये विषय मैंने आपको बताया, वास्तविकता क्या है। इसकी समिति भी है, उस समिति में सैन्य अधिकारी हैं जो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद किसी ठीक है। अखिलेश यादव जी चूंकि यूनिवर्सिटी, देखिए अखिलेश यादव जी चूंकि यूनिवर्सिटी में आप लोग भी हैं, छात्र नेता हैं, क्या वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मतलब वो अपना बेहतर करियर पहले देखते हैं, या देखते हैं कि किसी विचारधारा से जुड़ना सबसे पहले जरूरी है? और आपको क्या लग रहा है कितना बदल गया भारत का इतिहास जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है? सर, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी है जी, और यहाँ पर पिछले 8 दिनों से जो छात्र हैं वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जानते हैं मांग क्या है? मांग है कि जिस समय जंतर मंतर पर छात्र यहाँ से उस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह का एक फरमान आता है ट्वीट पर कि जो भी छात्र या छात्रा वहां पर सम्मिलित होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यदि तमाम चीजें होती है तो उन पर कार्रवाइयां होंगी, और तमाम थ्रेट्स की तरह उनके द्वारा ट्वीट में सारी चीजें दी जाती हैं। एक दूसरा चीज है कि जिन विश्वविद्यालयों की हम बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय एक डिसेंट का, विरोध का, और यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्स है सर। वहां पर आप तमाम चीजें सीखते हैं, डिबेट है, पढ़ाई है, लिखाई है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वहीं से आप अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, मीडिया में जाएंगे, इवन छात्र नेता भी बनेंगे। तो यूनिवर्स को, तो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अखिलेश जी आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वहां पर कोई एक विचारधारा विश्वविद्यालय से थोपी जा रही है कि आप आरएसएस की विचारधारा को मानो, आप स्वयंसेवक बन जाओ? बता रहा हूं आपको, यहाँ पर सारे जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर संघ की शाखाएं लगाई जा रही हैं। जो हमारे कुलपति हैं वह संघ के कोटे से यहाँ पर भरे गए हुए हैं, और इस संघ की जबान बोलते हैं। न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि जेएनयू और जामिया के भी वाइस चांसलर इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे थे उस दौरान। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक जो सेफ्रनाइजेशन है, जो भगवाकरण है, इन विश्वविद्यालयों में इम्पोज किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। जो बात हो रही है सैनिक स्कूलों को देने की आरएसएस या विद्या भारती से, अरे भाई सैनिक स्कूल जब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, हम खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं, यदि आपको ऐसी आंख पड़ी तो 13 नए जाकर के नए सैनिक स्कूल खोल लीजिए। उसको विद्या भारती को देने का क्या मतलब है? आप अलग से खोल लीजिए, अलग से संस्थाएं चला लीजिए, अलग से वहां पर टीचर्स को रिक्रूट कर लीजिए। वैसे ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, कम से कम कुछ शिक्षकों को नौकरी और तमाम चीजें मिलेंगी। विद्या भारती को देने का क्या औचित्य है? एक दूसरा चीज है, कल के डेट में आप बोलने लगे कि हम आर्मी की 2 टुकड़ियों को आरएसएस को दे देते हैं कि आरएसएस सुबह में इनकी शाखाएं लगाती है और ये लड़ाना सिखाती है, तो 2 टुकड़ी आरएसएस को भी दे दीजिए। तो कहने का मतलब है साफ तौर पर विश्वविद्यालयों में और इन कॉलेजों में और शिक्षण संस्थानों में अघोषित आपातकाल लागू है। हर जगह शुक्ला जी आपने सुन लिया। अखिलेश यादव है, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, हर्ष खत्री एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके पास, श्रीमान अखिलेश यादव के पास कोई तर्क नहीं है। कुतर्क के अतिरिक्त उन्होंने कोई बात नहीं। आरएसएस के कागज है, पीपीपी। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आरएसएस के कागज है? मेरा सवाल आरएसएस का पंजीकरण है। ईशान त्यागी जी अभी आप सवाल आपसे नहीं, देखिए दोनों युवा नेताओं ने कितनी शांति से एक दूसरे के पक्ष को सुना। आप सवाल उठा रहे हैं एक एक करके। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना सीखना पड़ेगा सभी को। दोनों युवा नेताओं ने एक दूसरे की बातों को शांतिपूर्वक धैर्य से सुना। अब भी सुन लीजिए, मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से था। नहीं, अभी मेरा सवाल इनसे था ना। एक सेकंड नवीन जी अब फिर आप ही स्टूडियो से चिल्लाते रहिएगा, आवाज नहीं जा पाएगी। प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड। नवीन जी, हाँ प्रेम शुक्ला जी।
ये आवाज बंद हो तो मैं बोलूँ ना। नहीं बोलिए बोलिए। देखिए नवोदय विद्या, देखिए सैन्य स्कूलों के बारे में पीपीपी मॉडल में सिर्फ जो है ये सारा विद्या भारती को दिया जाएगा, ऐसा तो कोई जो है मुझे लगता है अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हाँ, अब उस पीपीपी मॉडल पर अधिक विद्यालय चलाने में अगर विद्या भारती समर्थ है तो विद्या भारती को क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक राष्ट्रवादी संगठन जो है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसका महती कार्य है, जिसने विस्तृत कार्य किया है, जिसके जो है लाखों छात्र जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अगर वो सैन्य विद्यालयों का भी संचालन सुगमता और सफलतापूर्वक करने में समर्थ है तो उसको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेसियों की आंखों में चुभ रहा है, चीन के एजेंटों को पीड़ा हो रही है, ये आईएसआई के लिए काम करने वालों को पीड़ा हो रही है, इसलिए नहीं दिया। ईशान त्यागी जी एक सेकंड, ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, ईशान एक सेकंड, ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी सर इस तरह के आप लोग भी आरोप लगाते हैं, ठीक है, इस तरह के आरोप सुनिए पहले सुनिए। तो राहुल गांधी है जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, सैनिक स्कूलों को लेकर आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है जो बीजेपी भी कह रही है, बिल्कुल एविडेंस रख दीजिए, सब कुछ एक्सपोज कर दीजिए, एविडेंस रख दीजिए। नहीं, अगर बिल्कुल एविडेंस दे देते हैं इस बात का। हाँ। आपने मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी क्या कि आरएस जो ये विद्या भारती है उसको सैनिक स्कूल दिए जा रहे हैं। आप केंद्र विद्यालय बना दीजिए ना उनको, आप अपने अंडर में रखिए ना, क्यों आरएसएस को दे रहे हैं। अच्छा, मुझे और आरएसएस का सर्टिफिकेट है आपके पास। राहुल गांधी ने नहीं, अरे छोड़िए मेरी बात सुनो, राहुल ने मेरी गाड़ी का जो बोला दिया ना उसने, मैं ये बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को झारखंड आरएसएस का पंजीकरण करें, क्या वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। में बच्चे रो रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को देश का भविष्य हाथों में दे रहे हैं, ये चिंता की बात है देश के भविष्य के लिए। मंत्री पेपर लीक करा रहे, एक बात बताइए, नहीं देता, अभी ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं। मानसिक संतुलन जिसका हिला हुआ होता है, जिसका मानसिक संतुलन हिला हुआ होता है, कांग्रेस के लोग जिसका मानसिक संतुलन हिला होता है वो ऐसा दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। सर अब समय समाप्त हो गया, ऐसे ही चीखम चिल्ली शोर शराबे में पूरा डिबेट निपट गया। लेकिन अच्छी बात रही कि दो युवा नेता थे, छात्र नेता थे, दोनों ने बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपना अपना पक्ष रखा। मुझे लगता है कि सबको उनसे सीखना चाहिए, जो युवाओं की और जेनजी की बात करते हैं, सबको सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।